हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको पता है कि भाई मिनरल न्यूट्रिशन, फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक मैन्योर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए। तो आज हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कई सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो आज हम लोग करेंगे सॉल्व। चलो भाई, तो पहले क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करो। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हु फर्स्ट आइसोलेटेड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिलस रेडिकोला फ्रॉम द रूट्स ऑफ लेग्यूम। कहना क्या चाह रहा है भाई, लेग्यूम का प्लांट है, ठीक है। लेग्यूम क्या है? लेग्यूम क्रॉप का प्लांट है, उसकी जो जड़ों में नोड्यूल बनते हैं, ठीक है। तो किसी साइंटिस्ट को थोड़ी जिज्ञासा हुई, क्यूरियोसिटी हुई, तो उन्होंने इस नोड्यूल के अंदर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकाल के देखा कि भाई कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या था? बैसिलस रेडाइकोला, जो बाद में नाम बदल के राइजोबियम रख दिया गया, ठीक है। तो भाई कौन से साइंटिस्ट थे? लाइबिग, बिजनिक, फ्रैंक या फिर मिचेलिस? तो जल्दी से बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। तो भाई ध्यान रखना, राइजोबियम को सबसे पहले खोजा था किसने? बिजनिक नाम के साइंटिस्ट ने। बाकी चारों साइंटिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉइल साइंस के रिगार्डिंग, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बताओ। कह रहे भाई ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स आर जनरली प्लॉड इनटू द सॉइल बिफोर। कह रहे ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स को सॉइल में मिलाना है, कब मिलाओगे? ठीक है, क्या होती है भाई ग्रीन मैन्योर क्रॉप? सबको पता है, ये आपकी फील्ड है। अब भाई कुछ छोटी मोटी क्रॉप है, जैसे काउपी की फसल है, ठीक है। काउपी हो गया आपका, बरसिम है, ठीक है, सबने देखा होगा काउपी, बरसिम वगैरह। तो छोटी छोटी फसलें हैं। अब इन फसलों को क्या करते हैं, जहाँ ग्रो कराए जिस फील्ड में, उसी में इनको सॉइल में मिला दिया जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं ग्रीन मैन्यूरिंग, इसको कहा जाता है, ठीक है। तो हम इसको कब मिलाएंगे भाई? जब उसमें फ्रूटिंग हो रही है उस टाइम पे मिलाएंगे, उससे पहले पहले, या जब फ्लावरिंग आएगी उससे पहले मिला देंगे, या जब मन किया तब मिला देंगे, या हार्वेस्टिंग के टाइम जब उसका हो जाएगा उस टाइम पे हम इसको सॉइल में मिलाएंगे। तो भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो भाई ग्रीन मैन्यूर क्रॉप से सॉइल में मिला रहे हैं, मिला क्यों रहे हैं? क्योंकि धीरे धीरे डिकम्पोज होगी और न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करेगी। जितना सॉफ्ट प्लांट होगा उतनी आसानी से डिकम्पोज होगा, ठीक है। और जितना प्लांट आपका बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, उतना ही वो हार्ड होगा, तो उतनी ज़्यादा दिक्कत उसके साथ, ठीक है। तो फ्लावरिंग से पहले पहले हमको ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स को फील्ड में मिला देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो बी होगा। फिर फ्लावरिंग एक बार होने लग गई तो उसके बाद उसमें न्यूट्रिएंट कम होने लगते हैं और प्लांट हार्ड बनने लगता है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि बोन मील इज प्राइमरली यूज्ड एज। कह रहे हैं कि भाई बोन मिल जो होती है, बोन को ही क्या किया, बोन का ही पाउडर बना दिया। वो कैसा फर्टिलाइजर है? नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर है, फॉस्फोरस का है, पोटेशियम का है, या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का फर्टिलाइजर यूज करते हैं? भाई इंडिया में तो आपको पता है हर कोई वेजिटेरियन है, तो इतना ज़्यादा यूज है ही नहीं बोन मील का, ठीक है। और ऊपर से महंगा भी आता है, ठीक है। महंगा किसान कहाँ डालेगा, वैसे ही इतना महंगा पड़ता है उसको। पर फॉरेन में भाई बहुत कॉमन है, स्लटर हाउस वगैरह बहुत ज़्यादा है, नॉनवेज वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो बोन जब न्यूट्रिएंट जब बोन में प्रेजेंट है तो भाई क्यों फेंकनी? तो उसका पाउडर बना के उसको भी सॉइल में अप्लाई कर दिया जाता है। क्यों अप्लाई करते हैं भाई? क्या ऐसा है बोन के पास? बोन के पास है फॉस्फोरस, है भाई बोन के पास। 20 से 25% P2O5 बोन मील में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट जाएगा। हाँ, एक चीज़ और ध्यान में रखना, 3 से 4% नाइट्रोजन है और आपका 20 से 25% P2O5 है। इसके अलावा एक बात और ध्यान में रखेंगे, दिस इज स्लो एक्टिंग है ये, स्लो एक्टिंग फर्टिलाइजर है, स्लो एक्टिंग ऑर्गेनिक मैन्योर है। स्लो एक्टिंग मतलब भाई बोन हार्ड होती है, हार्ड होती है तो बहुत धीरे धीरे न्यूट्रिएंट को, फॉस्फोरस को धीरे धीरे रिलीज करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, स्लो एक्टिंग है, बहुत टाइम लेके क्या करेगा, न्यूट्रिएंट को रिलीज करेगा। और एसिडिक सॉइल में इसका ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि भाई बोन इतनी इजीली तो वो नहीं होने वाली, मेल्ट नहीं होने वाली। तो मतलब बोन को डिकम्पोज करने के लिए थोड़ा एसिडिक कंडीशन ज़्यादा बेटर रहेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज कॉमनली यूज्ड फॉर इन सिटू ग्रीन मैन्यूरिंग? देखो भाई ग्रीन मैन्यूरिंग के दो एग्जांपल हर किसी को पता होने चाहिए, पिछली बार था यहाँ से एफओ में क्वेश्चन। एक होता है क्या, ग्रीन मैन्यूरिंग जिसको बोलते हैं, मतलब जो भी मैंने आपको बताया भाई, बरसिम है, ल्यूसर्न है, काउपी है, ये सारी क्रॉप्स हैं, जहाँ ग्रो किया उस वहीं मिला दिया सॉइल में, तो ये हो गया ग्रीन मैन्यूरिंग। पर जैसे नीम का पेड़ है, अब भाई नीम का पेड़ तो बहुत बड़ा है, उसको थोड़ी ना वहीं पे सॉइल में मिला दोगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नीम के पेड़ की पत्तियां तोड़ के लेके आएंगे और पत्तियां तोड़ के लाएंगे और इसको फील्ड में मिक्स करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं ग्रीन लीफ मैन्योरिंग या फिर एक्सिटू ग्रीन मैन्योरिंग, ठीक है। एक्सिटू ग्रीन मैन्योरिंग भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनमें से एक ही है जो आपका ग्रीन मैन्योरिंग या इन सिटू में आएगा, बाकी आपके जितने तीनों ऑप्शन है वो सारे के सारे ग्रीन लीफ मैन्योरिंग के अंदर आते हैं। तो भाई ध्यान में रखना, सनहेम जिसको हम क्रोटोलेरिया जंसिया भी कहते हैं, क्या बोलते हैं भाई इसको, क्रोटोलेरिया जंसिया। सनहेम्प है, ढेंचा है, क्लस्टर बीन है, काउपी है, बरसिम है, ल्यूसर्न है, पूरी लिस्ट देता हूँ मैं अभी आपको। वो सब के सब आपके ग्रीन मैन्यूरिंग का एग्जाम्पल है, जहां ग्रो करेंगे वहीं मिला देना है। तो सनहेम जो है राइट आंसर जाएगा। सब बबूल, ग्लिसरीडिया, पंगों में सारे के सारे एक्स2 के एग्जाम्पल है, इनकी पत्तियां मिलाई जाती है सॉइल के अंदर। सा बबूल और ग्लिसरीडिया ये दोनों के दोनों पिछली बार के एफओ के एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था आपसे। तो भाई याद हो जाना चाहिए ग्रीन मैन्यूरिंग के सारे एग्जाम्पल, और ग्रीन मैन्यूरिंग यानी इन सिटू के, और दूसरा जो है यहाँ पे
सेकंड वन इज ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग या एक्स जिसको हम कहते हैं, जिसमें ग्लिसरीडिया, करंज, आइपोमिया, साबाबुल, नीम, गुलमोहर, ये सारे बड़े बड़े पेड़ या ट्रीज आ गए। ठीक है। व्हाट वाज द फर्स्ट फर्टिलाइजर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया? कह रहे कि भाई इंडिया के अंदर सबसे पहला कौन सा फर्टिलाइजर बनाया गया था? इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया में भी सबसे पहले यही फर्टिलाइजर बनाया था। क्या नाम था भाई इसका? यूरिया, एसएसपी, डीएपी या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट? तो भाई एक चीज़ का ध्यान दिया जाए, 1906 के अंदर इंडिया में एक कंपनी थी जिस कंपनी का नाम क्या था? ईआईडी पेरी। ईआईडी पेरी कहाँ थी ये कंपनी? रानीपत, चेन्नई के पास एक जगह है, वहाँ पे ये कंपनी थी। इसी ने इंडिया के अंदर सबसे पहले फर्टिलाइजर बनाया जिसका नाम था क्या? एसएसपी, जिसका नाम था। दुनिया में भी सबसे पहले एसएसपी ही बना था और इंडिया के अंदर भी सबसे पहले एसएसपी फर्टिलाइजर बनाया गया था। उसके अलावा यूरिया अगर आपसे पूछे तो यूरिया को सबसे पहले बिहार के अंदर मैन्युफैक्चर किया गया था। ठीक है, तो बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जाएगा। हाँ चलो, एसएसपी आपका 1906 में ईआईडी पेरी ने बनाया था। विच एनिमल्स मैन्योर इज कंसिडर्ड द रिचेस्ट इन न्यूट्रिएंट कंटेंट? कह रहा है कि भाई अलग अलग एनिमल के मैन्योर की बात हो रही है, उसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट किसके मैन्योर में होगा? काऊ के, हॉर्स के, शीप के या पिग के? ठीक है, तो भाई थोड़ा सा ध्यान में रखना। पहले तो भाई आपको ये पता होना चाहिए, काऊ की हम बात करते हैं, एफआईएम की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, तो भाई आपको पता होना चाहिए एफआईएम में न्यूट्रिएंट कंटेंट कितना होता है। कमेंट कर दो भाई एक बार जला। ठीक है, एफआईएम में न्यूट्रिएंट कंटेंट पता होना चाहिए, बहुत आसान सी बात है। हॉर्स, शीप, पिग, ध्यान में रखना। शीप एंड गोट, शीप एंड गोट की जब हम बात करते हैं इन्हीं में सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट कंटेंट देखने को मिलेगा। 3% नाइट्रोजन है, P2O5 1% और K2O 2% है। तो 3, 1, 2 आप थोड़ा सा दिमाग में रखना। वैसे होने के लिए कम है, पर ऑर्गेनिक मैन्योर की जब हम बात करें उसमें ऑलरेडी न्यूट्रिएंट बहुत कम होता है। ठीक है, और अगर हम एफआईएम की बात करें तो भाई एफआईएम से तो यहाँ बहुत ज़्यादा है, डबल से भी ज़्यादा है एफआईएम के कंपेरिजन में। एफआईएम का कितना होता है ये भी पता होना चाहिए, एफआईएम ज़्यादा पूछता है आपसे। ठीक, तो यहाँ जो राइट आंसर जाएगा वो शीप और गोट मैन्योर जाएगा। इसमें जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो काउ, हॉर्स, पिग ज़्यादातर एनिमल के कंपैरिजन में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो सी ऑप्शन था वहाँ पे बिल्कुल करेक्ट। चलो भाई देखो भाई, क्वेश्चन अगर टफ होते तो फिर हम थोड़ा स्लो चलते हैं, आराम आराम से चलते। अब भाई क्वेश्चन जब आसान है तो फिर क्यों स्पीड कम करनी है ना? आपका तो जल्दी जल्दी रिवीजन भी हो रहा है, रिवीजन नहीं हो रहा तो जल्दी जल्दी सीखने को भी मिल रहा है ना। बाकी क्या है, नोट डाउन करो जो नहीं आता। A fertilizer is classified as complete when it contains which of the following combination of nutrient essential for plant? क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि भाई हम फर्टिलाइजर को बोलते हैं कि कंप्लीट फर्टिलाइजर है। कब बोलते हैं? जब उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होंगे, या फिर जब उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास तीनों होंगे, या उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट होने जरूरी है जिंक और बोरोन जैसे, या फिर कोई भी एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट मतलब NPK में से कोई भी एक होगा तो भी हम उसको कंप्लीट बोलेंगे। तो भाई ध्यान में रखना, कंप्लीट देखा होगा आपने कि डायरेक्ट एनपीके वाले फर्टिलाइजर आते हैं जिसमें क्या होता है, एनपीके का रेशियो लिखा होता है, ग्रेड लिखा होता है। तो जो एनपीके आपका डायरेक्ट जिस फर्टिलाइजर में एनपीके तीनों होगा उसी को हम कंप्लीट फर्टिलाइजर कहते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक न्यूट्रिएंट कम हो गया एनपी और के में से तो वो आपका इनकम्प्लीट फर्टिलाइजर के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट फर्टिलाइजर क्या होगा? जिसमें एनपीके तीनों के तीनों प्रेजेंट होंगे। तो बी ऑप्शन होने वाला है यहाँ पे बिल्कुल सही। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। बायूरेट एंड इम्प्यूरिटी इन यूरिया कैन कॉज टॉक्सिसिटी इन प्लांट। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट ऑफ बायूरेट इन यूरिया फॉर सॉइल एप्लीकेशन बियॉन्ड विच इट कैन हार्म प्लांट? कह रहे भाई यूरिया बनाते बनाते उसके साथ एक और चीज बन जाती है और उस चीज को हम कहते हैं बायूरेट। बायूरेट के साथ दिक्कत ये कि प्लांट के लिए होता है टॉक्सिक, उनको हार्म करेगा। तो गवर्नमेंट ने एक लिमिट डिसाइड कर दी कि भाई इस % से ज़्यादा अगर आपके यूरिया में बायूरेट है तो फिर इसको अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि किसान को क्या पता, वो थोड़ी ना बायूरेट चेक करेगा, ये तो गवर्नमेंट का काम हो गया। ठीक, तो क्या लिमिट सेट करी गई है? तो भाई यहाँ पे ध्यान रखना, 2 लिमिट है। एक है सॉइल एप्लीकेशन, जब हम यूरिया को डायरेक्ट सॉइल में डालेंगे, पर कई बार फोलियर एप्लीकेशन भी किया जा सकता है कि डायरेक्ट जो प्लांट के ऊपर डाला जाएगा। अभी प्लांट के ऊपर अगर हम डायरेक्ट किसी चीज़ को डाल रहे हैं तो वहाँ पे तो और जल्दी चीज़ रिएक्ट करेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सॉइल में डाल रहे हो तो 2% से ज़्यादा बायूरेट यूरिया के अंदर नहीं होना चाहिए। और अगर आप डायरेक्ट प्लांट में या फोलियर एप्लीकेशन दे रहे हो तो 0.5% से ज़्यादा बायूरेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप डायरेक्ट प्लांट पे डाल रहे हो तो अब टॉक्सिसिटी और भी कम होनी चाहिए। ठीक है, तो बायूरेट आपका सॉइल एप्लीकेशन के लिए 2% और फोलियर एप्लीकेशन के लिए 0.5% जो है वो रहेगा। ठीक, चलो भाई अब हम बात करते हैं विच नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर हैज एन एसिडिक रेसिडुअल इफेक्ट बट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर पोटैटो। क्या कहना चाह रहा है? कहना चाह रहा है कि ऐसा फर्टिलाइजर है जो सॉइल में डालोगे तो सॉइल को कर देगा एसिडिक, पर भाई पोटैटो आलू के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, क्यों नहीं करना है? क्या यूरिया हम पोटैटो में नहीं डाल सकते? क्यों नहीं डाल सकते? बट हमेशा ध्यान में रखना, यूरिया सॉइल को हमेशा स्लाइटली एसिडिक करता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं करता। ठीक, दूसरी बात, अमोनियम क्लोराइड।
एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जिस भी फर्टिलाइजर में अमोनियम आता है, जो भी अमोनियम वाले फर्टिलाइजर हैं, दीज आर स्ट्रांगली एसिडिक इन नेचर। तो ये तो आपके एक आंसर हो सकता है यहाँ पे, ठीक। तीसरा, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। भाई कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट इज अ न्यूट्रल फर्टिलाइजर। हाँ यहाँ पे अमोनियम है, पर अमोनियम के साथ साथ ये नाइट्रेट भी है, ठीक है, ध्यान में रखना। न्यूट्रल न्यूट्रल फर्टिलाइजर है। उसके अलावा या अमोनियम एज वेल एज नाइट्रेट दोनों इक्वल फॉर्म में होते हैं। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर इसको माना जाता है और इसलिए इसको किसान खाद भी कहते हैं। तीसरा, अमोनियम सल्फेट। हाँ भाई, अमोनियम सल्फेट में भी अमोनियम है। यह भी आपका क्या है, हाईली एसिडिक फर्टिलाइजर है। तो यानी या तो बी होगा या तो डी होगा, इनमें से कोई एक होगा, ठीक है। बाकी आपको पता है कि भाई पोटैटो क्लोराइड सेंसिटिव क्रॉप है, तो जो भी क्लोरीन वाले फर्टिलाइजर है वो हम बात करें अमोनियम क्लोराइड, या हम बात करें आपका एमओपी, एमओपी इज केसीएल, तो इसको हम लोग पोटैटो में नहीं डालेंगे, इसको हम टोबैको में नहीं डालेंगे, शुगर केन में नहीं डालेंगे, या ज़्यादातर जो सोलिनेसियस क्रॉप है उनमें नहीं डालेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाएगा, क्योंकि भाई अमोनियम आपका एसिडिक भी है और क्लोरीन वाले सेंसिटिव हम लोग नहीं डालेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछता है, किस किस में, पोटैटो, टोबैको, शुगर केन, टोमेटो भी हो गया, तो इन सब में इसको नहीं डाला जाएगा, ठीक है भाई। तो बी ऑप्शन यहाँ जाएगा आपका करेक्ट। अब कह रहे रॉक फॉस्फेट आर नेचुरली अकरिंग मटेरियल इज रिकमेंडेड फॉर यूज इन सॉइल विद विच टाइप ऑफ पीएच कंडीशन। कह रहे भाई रॉक फॉस्फेट जो है नेचुरली एनवायरनमेंट में अकर करता है, इंडिया में नहीं करता। इंडिया में अगर करता तो दिक्कत ही नहीं थी, है ना। इसलिए ज़्यादातर फॉस्फोरस का फर्टिलाइजर भी हम लोग फॉरेन से मंगाते हैं, ठीक है। इंडिया में करते हैं पर बहुत ही कम करता है, हद ही कम करता है। तो मैक्सिमम फॉस्फोरस के फर्टिलाइजर इंपोर्ट कराते हैं। पोटेशियम के तो सारा पूरा ही इंपोर्ट कराना पड़ता है। अच्छा भाई, कह रहे कि भाई नेचुरल में रॉक फॉस्फेट होता है, ठीक है। रॉक फॉस्फेट को हम क्या करते हैं, हम इसको पाउडर मतलब ग्राइंड करके एकदम पाउडर फॉर्म में बनाते हैं और डायरेक्ट फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट इसके साथ थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत ये कि ये इनसोल्यूबल नेचर का होता है। अब इनसोल्यूबल है तो इसका मतलब ये फॉस्फोरस इतनी आसानी से रिलीज नहीं करेगा, प्लांट को नहीं देगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करा जाता है, इसको कौन से सॉइल में डालेंगे, एल्कलाइन, एसिडिक, न्यूट्रल या सैलाइन। तो याद रखना भाई रॉक फॉस्फेट को इसीलिए डालते हैं कहाँ, है ना, एसिडिक सॉइल में इसको डालते हैं। क्यों एसिडिक सॉइल में, बोन मील भी एसिडिक सॉइल में, क्यों, क्योंकि बोन हार्ड है तो एसिड उसको धीरे धीरे डिजोल्व करेगा। वैसे ही रॉक फॉस्फेट भी एसिडिक सॉइल में, क्योंकि थोड़ा एसिड है तो रिएक्टिविटी बहुत कम है, वाटर में तो डिजोल्व ही नहीं होगा, पर एसिडिक कंडीशन में थोड़ा थोड़ा क्या होने लगेगा, थोड़ा थोड़ा डिजोल्व होगा रॉक फॉस्फेट भी। तो एसिडिक सॉइल या फिर राइस के केस में अगर हम बात करें तो इसका यूज किया जाता है रॉक फॉस्फेट का, ठीक है। हाँ भाई, अच्छा रॉक फॉस्फेट, ये बात हो गई। उसके अलावा हाँ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 30 से 38% P2O5 रॉक फॉस्फेट के अंदर होगा, ठीक है। बाकी देखो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट होता है। एक चीज़ और जल्दी बताऊं, बाकी देखो अगर आपको पूरा फॉस्फोरस का फर्टिलाइजर देखना है, पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि फॉस्फोरस के क्या फर्टिलाइजर हैं, कैसे हैं, क्या हैं, तो वो आप देख सकते हो। वरना शॉर्ट में अगर मैं बताऊँ तो भाई 3 टाइप के फॉस्फोरस के होते हैं फर्टिलाइजर। एक को हम बोलते हैं मोनो कैल्शियम फॉस्फेट, डाई कैल्शियम फॉस्फेट और ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। मोनो कैल्शियम में आपके वही एसएसपी, टीएसपी ये सब आ जाते हैं, ठीक है। और ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट में आपका आता है रॉक फॉस्फेट, और जो आपका, ठीक है, ये आपका वाटर सोल्यूबल होगा एमसीबी। मोनो कैल्शियम फॉस्फेट पानी में घुल जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। डाई कैल्शियम फॉस्फेट पानी में तो नहीं पर सिट्रिक एसिड में डिजोल्व होता है। और ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट इज इनसॉल्युबल इन नेचर, जो किसी में भी डिजोल्व नहीं होता। और रॉक फॉस्फेट ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट है, 3 कैल्शियम आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका किसी में भी डिजोल्व नहीं होता, ये आपका ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का एग्जांपल है। बाकी फॉस्फोरस की जिसको चाहिए वीडियो फर्टिलाइजर की, वो पूरा लेक्चर लिया हुआ है, 10-15 मिनट का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। वो सारे फर्टिलाइजर फॉस्फोरस के कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, बड़ी एपिटाइट, क्या फॉर्मूला एपिटाइट का, सब बताया हुआ है आपको। वेस्कुलर, आर्बेस्कुलर, माइक्रोराइजा, फंजाई, एसिड्स, प्लांट्स। भाई अब देखो ये क्वेश्चन, चलो पहले एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर बात करेंगे हम। कह रहे कि भाई वैम जो होता है, वैम फंजाई, वो प्लांट को कैसे फायदा पहुंचाता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स कर देगा, फॉस्फोरस को सोल्यूबलाइज कर देगा, या फिर न्यूट्रिएंट अपटेक बढ़ाएगा फॉस्फोरस और नाइट्रोजन का। बी और सी ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। और चौथा कह रहा है कि सॉइल में एरिएशन बढ़ा देता है, ठीक है। तो भाई अगर माइक्रोराइजा की बात करें तो ये फंगल इन्फेक्शन है, प्लांट की जड़ों में क्या हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया। वैसे तो फंगल इन्फेक्शन बुरी बात है, डिसीज होती है, ठीक है, बट ये आपका क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। यहाँ पे क्या करेगा, ये जो फंजाई है, वैम जो ये फंजाई है, ये एक तो एंडोमाइक्रोराइजा है, ध्यान रखना क्या है, ये एंडोमाइक्रोराइजा है। हाँ अब ये क्या करेगा, ये सॉइल से कई सारे न्यूट्रिएंट का अपटेक करके प्लांट को सप्लाई करता है, प्लांट इसको कार्बोहाइड्रेट या फूड प्रोवाइड करेगा। जैसे कि सॉइल से फॉस्फोरस, नाइट्रोजन वगैरह को क्या करेगा, अपटेक करता है, प्लांट की अवेलेबिलिटी इसके लिए बढ़ा देता है, ठीक है। तो भाई या तो बी होगा या तो सी होगा। भाई सोल्यूबलाइजिंग वाला काम इसका नहीं है,
सोल्यूबलाइजिंग अगर हम बात करें फॉस्फोरस की, अगर देखो आपको ऑप्शन ऐसा मिल जाए कि सी ऑप्शन नहीं था, सिर्फ बी ऑप्शन ही आपको देखने को मिल रहा था और फॉस्फोरस का और कोई ऑप्शन ही नहीं था, फिर आप एक बार के लिए बी भी जा सकते हो। पर अगर आपको चूज करना पड़ जाए कि भाई सोल्यूबलाइजिंग भी लिखा है और इस तरीके का भी ऑप्शन है, तो फिर आपको प्रिफर करना पड़ेगा कौन सा, दूसरा वाला ऑप्शन जिसमें फॉस्फोरस की अपटेक की या मोबिलाइजेशन की बात करेगा। किसकी? मोबिलाइजेशन की। देखो सोल्यूबलाइज मतलब क्या हुआ कि फॉस्फोरस कई बार सॉइल में होता है इनसोल्यूबल फॉर्म में, मतलब प्लांट को नहीं मिल सकता, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या होते हैं? फॉस्फोरस को सोल्यूबल बनाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैसिलस, जैसे कि सूडोमोनास स्टाइटा, बैसिलस पॉलीमेक्जिस और आपका एस्परजिलस एवामोर। ये 3 इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इनसोल्यूबल फॉस्फोरस को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एक बार ये सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए तो भाई माइक्रोराइजा उसको इजीली अपटेक कर लेगा, पर माइक्रोराइजा जनरली इनसोल्यूबल फॉस्फोरस को सोल्यूबल फॉर्म में प्लांट के लिए कन्वर्ट नहीं करता। वो जो ऑलरेडी फॉस्फोरस सॉइल में सोल्यूबल फॉर्म में उसी को अपटेक करके प्लांट को पहुंचाता है, तो इसको मोबिलाइजर्स भी कहा जाता है। तो सी ऑप्शन के साथ हम लोग फिर इस ऑप्शन में जाने वाले हैं, ठीक है। चलो भाई माइक्रोराइजर के बाद बात करते हैं कि विच पोटेशिक फर्टिलाइजर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला फर्टिलाइजर कौन सा है? भाई पोटेशियम की अगर हम जब बात करते हैं तो ऑल पोटेशिक फर्टिलाइजर आर इम्पोर्टेड। सारा का सारा पोटेशियम का फर्टिलाइजर हमको इम्पोर्ट करना पड़ता है, बाहर से मंगाना पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात करें तो कौन सा वाला हम लोग सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं? हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं एमओपी को। 99% जो फॉस्फोरस का पोटेशियम का फर्टिलाइजर आपका इंपोर्ट किया जाएगा दैट इज एमओपी। एमओपी क्या होता है? केसीएल, ठीक है। उसके अलावा इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज कौन सा होता है? भाई 99% एमओपी को अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो यूज और कोई थोड़ी ना करेंगे, यूज भी एमओपी ही करेंगे। इंडिया के अंदर कंजम्पशन भी 99% एमओपी का ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा एमओपी जाएगा, ठीक। पर आपको पता है कि भाई एमओपी होता है केसीएल, एसओपी म्यूरेट ऑफ पोटास, और आपका एसओपी क्या होता है? सल्फेट ऑफ पोटास K2SO4। जल्दी बता दो एमओपी और एसओपी के अंदर K2O कंटेंट कितना होगा? अब देखो भाई केसीएल वाले फर्टिलाइजर हम लोग हर जगह यूज तो कर सकते हैं, पर मैंने अभी आपको बताया जैसे पोटैटो है, शुगर केन है, टोमेटो है, टोबैको है, इन क्रॉप ये सेंसिटिव है क्लोरीन के लिए, तो वहाँ एमओपी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उस केस में हम लोग एसओपी का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। बट जो मैक्सिमम यूज होता है वो आपका एमओपी ही यूज होता है। ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। एसओपी इज प्रिफर्ड ओवर एमओपी, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपका पोटैटो वगैरह के केस में क्या है, एसओपी को प्रिफर किया जाएगा एमओपी के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि भाई एमओपी में है केसीएल, आपका क्लोरीन होता है। अब कह रहे व्हाट इज द टर्म फॉर द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल दैट अकर्स विद वाटर फ्लो टू प्लांट रूट। देखो भाई सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट मूवमेंट की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? सॉइल में न्यूट्रिएंट कैसे मूव करते हैं। एक तो होता है ये है प्लांट की रूट, ठीक है। अगर वाटर के साथ न्यूट्रिएंट डिजोल्व होकर प्लांट की रूट तक आ जाए और प्लांट उसको अपटेक कर ले, इसको अपन बोलते हैं मास फ्लो। मास फ्लो बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर रूट के आसपास न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए और रूट से थोड़ा दूर न्यूट्रिएंट क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि भाई रूट के आसपास का न्यूट्रिएंट तो रूट ने वैसे ही अपटेक कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट कम हो गया, अगल बगल की सॉइल में न्यूट्रिएंट क्या है? थोड़े ज़्यादा हैं, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ गया, उसकी वजह से न्यूट्रिएंट मूव कर जाए, तो इसको अपन बोलते हैं क्या? डिफ्यूजन बोलते हैं। पानी के साथ मिलके आया मास फ्लो, कंसंट्रेशन की वजह से चला गया डिफ्यूजन। और अगर डायरेक्ट रूट ने क्या किया? रूट जैसे जैसे ग्रो करती जा रही है, नई नई सॉइल के कांटेक्ट में आ रही है, और जैसे जैसे नई नई सॉइल के कांटेक्ट में आ रही है उससे डायरेक्ट न्यूट्रिएंट को अपटेक कर रही है, तो इसको अपन बोलते हैं रूट इंटरसेप्शन, ठीक है। पर क्वेश्चन में क्या पूछे? पानी के साथ डिजोल्व होकर आ रहे हैं, दैट इज मास फ्लो। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर जाएगा। चलो भाई पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा है। कुछ अमोनियम नाइट्रेट के रिगार्डिंग लिखा है। यानी कि अमोनियम नाइट्रेट को जनरली लाइमस्टोन के साथ मिलाते हैं और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट बनाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्यों भाई अमोनियम नाइट्रेट में ऐसी क्या कमी रह गई कि उसमें लाइम मिलाना पड़ा और उसको कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट बनाना पड़ा, ठीक है। ये पूछने तो लेबनन वालों से पूछना। देखो नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाने के लिए ऐसा हम कर सकते हैं, या उसको हाइग्रोस्कोपिक कम करना चाहते हैं इसलिए कर सकते हैं, या उसको एक्सप्लोजिव नेचर है इसलिए कर सकते हैं, या फिर उसको वाटर में डिजोल्व करना चाहते हैं इसलिए कर सकते हैं। तो भाई अमोनियम नाइट्रेट एक बड़ा खतरनाक फर्टिलाइजर है, इसलिए ज़्यादातर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया में बैन है, ठीक है। यूज नहीं कर सकते आप। क्यों? बिकॉज इट इज एक्सप्लोजिव इन नेचर, बहुत तगड़ा ब्लास्ट कर सकता है। लेबनन जैसे मैंने कहा
वहाँ पे भी ये इसके चक्कर में एक बहुत बड़ा हादसा एक बार हो गया था। ठीक है, तो अमोनियम नाइट्रेट क्या एक्सप्लोजिव है और इसके ऊपर फर्टिलाइजर बड़ा अच्छा है। ये 33% नाइट्रोजन कंटेंट है, ऊपर से न्यूट्रल फर्टिलाइजर है और सॉइल के लिए भी अच्छा है, ये सब कुछ बढ़िया है इसमें। ठीक है, पर दिक्कत क्या एक्सप्लोजिव नेचर का है, तो इसलिए इसमें मिलाई हमने लाइम और इसको हमने बनाया क्या, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जो कि एक न्यूट्रल फर्टिलाइजर है और ये भी आपका काफ़ी अच्छा फर्टिलाइजर होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन था यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। होप आप सबको बात समझ में आ रही है ना, होप HOPE वाला होप। वट इज द इफेक्ट ऑफ हाई CN रेशियो ऑन द कंपोस्टिंग प्रोसेस। कह रहे हैं कि भाई CN रेशियो अगर ज़्यादा होगा तो कंपोस्टिंग में क्या होगा। कंपोस्टिंग क्या होता है भाई, कंपोस्टिंग मतलब क्या होता है, क्या बायोडिग्रेडेबल चीज़ें। बायोडिग्रेडेबल मतलब जो भी ऑर्गेनिक मैटर वगैरह है आपका, अब मान लो कि जैसे किचन का वेस्ट है, ठीक है, म्यूनसिपल वेस्ट है, कोई भी जो वेस्ट है जो आपका क्या हो सकता है, खराब हो सकता है या सड़ सकता है एक तरीके से, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोल रहे हैं। तो उससे जनरली कंपोस्ट बनाते हैं, क्योंकि उसको धीरे धीरे खराब होने दो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर लगने दो, और फिर कुछ टाइम के बाद वो क्या बनता है, कंपोस्ट बनता है, जिसको हम सॉइल में ऐड कर सकते हैं न्यूट्रिएंट बढ़ाने के लिए। अब कह रहे CN रेशियो का क्या फ़र्क पड़ेगा, हम डालने के लिए तो कुछ भी डाल देंगे, पर मटेरियल पे बड़ा फर्क पड़ता है। आप कोई ऐसी चीज़ डालो जिसका CN रेशियो ज़्यादा है, तो कंपोस्ट क्या होगा, जल्दी बन जाएगा। पहला ऑप्शन जो कह रहा है कि डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाएगा और कंपोस्ट जल्दी तैयार होगा अगर CN रेशियो ज़्यादा है तो। दूसरा कह रहा है कि भाई माइक्रोबियल ब्रेकडाउन जो होगा उसकी एफिशिएंसी घट जाएगी। तीसरा कह रहा है कि न्यूट्रिएंट रिटेंशन होगा सॉइल में और ज़्यादा अच्छा तरीके से। और चौथा कह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा आपका, जो थर्मोफिलिक फेज आता है कंपोस्ट बनते टाइम पे, एक थर्मोफिलिक फेज आता है जब कंपोस्ट का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। और हाई होने से फ़ायदा क्या है, जो भी कंपोस्ट में पैथोजन वगैरह हैं वो किल हो जाते हैं। ठीक है, बट वो अलग बात है। CN रेशियो अगर ज़्यादा होगा तो होगी दिक्कत। दिक्कत किसको होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को होगी। अगर आपका CN रेशियो ज़्यादा है तो कार्बन ज़्यादा, नाइट्रोजन कम है। ठीक है, तो इस केस में डिकम्पोजिशन का रेट घट जाता है, हमेशा याद रखना। पेडी स्ट्रॉ क्यों इतनी दिक्कत आती है, हम फील्ड में उसको मिला दे आराम से, क्या दिक्कत थी किसानों को, वो जल्दी डिकम्पोज नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसका CN रेशियो 80:1 बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो ईजिली डिकम्पोज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है राइट आंसर जाएगा। CN रेशियो ज़्यादा, डिकम्पोजिशन रेट स्लो होगा। CN रेशियो जितना कम, डिकम्पोजिशन उतना ही फास्ट होगा। तो डिकम्पोजिशन बढ़ाने के लिए, ठीक है चलो इतना ध्यान में रखोगे आप, बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा। व्हाट इज द नाइट्रोजन कंटेंट इन कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट था एक्सप्लोजिव नेचर का, हमने उसमें मिला दी लाइम और बना दे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। एकदम बढ़िया फर्टिलाइजर है, जितना अमोनियम उतना नाइट्रेट, ये भी हमने बात कर ली। न्यूट्रल फर्टिलाइजर, इसको किसान खाद कहते हैं, इसको नाइट्रोलाइम कहते हैं, ये सारी चीज़ इसको कही जाती है। पर न्यूट्रिएंट कंटेंट कितना होगा, देखो यूरिया में 46 होता है, ठीक है, पहला यूरिया हो गया। दूसरा अमोनियम नाइट्रेट जो बैन हो चुका है उसमें 33% होता है। इसमें हमने लाइम बनाई, मिलाई और बनाया कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 25%, ध्यान में रखना। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूँ तो अमोनियम क्लोराइड और है आपका, ये भी 25% के साथ। और लास्ट में आपका आता है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट इसमें कितना 21% या 20.6% होता है, और 24% इसमें सल्फर भी देखने को मिलता है। मतलब अमोनियम सल्फेट सल्फर का फर्टिलाइजर है, उसके बाद वो नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर है। ठीक है, तो ये है आपके सारे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। तो बी ऑप्शन पता होना चाहिए था भाई, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, है ना। क्योंकि भाई अगर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि AFO में न्यूमेरिकल थोड़े कम आते हैं सॉइल से, पर और कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। और अगर यही नहीं पता कि भाई फर्टिलाइजर में न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या है, न्यूमेरिकल कैसे होगा भाई, है ना, यही तो जरूरी है उसमें। अब कह रहे कि विच फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रीटिंग रॉक फॉस्फेट विद सल्फ्यूरिक एसिड। बोला मैंने आपसे कि एक ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर में, आप चाहो तो उसको देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया जाएगा। भाई सारे जितने फॉस्फोरस के फर्टिलाइजर बनते हैं सब रॉक फॉस्फेट से बनते हैं। कैसे बनते हैं मैंने आपको बताया, 3 टाइप के हैं भाई, मोनो कैल्शियम, डाई कैल्शियम और ट्राई कैल्शियम। मैं बहुत ज़्यादा एलोबरेट तो नहीं करूँगा, ठीक है, पर मोनो कैल्शियम पानी में घुलते हैं, डाई कैल्शियम वाले सिट्रिक एसिड और ट्राई कैल्शियम वाले इनसोल्यूबल हैं। ठीक है, रॉक फॉस्फेट में मिलाओ H2SO4 और बन जाएगा क्या, SSP, सिंगल सुपर फॉस्फेट। तो ध्यान में रखना, ऐसा भी पूछ सकता है कि रॉक फॉस्फेट में क्या मिलाओगे कि SSP बन जाए, H2SO4 मिलाओगे। ठीक है, तो आपका कह रहा है कि रॉक फॉस्फेट में हाँ सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया तो क्या बनेगा, SSP बनता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, रॉक फॉस्फेट में क्या मिलाएंगे हम, क्या मिलाया हमने रॉक फॉस्फेट में, H2SO4 मिला दिया। ठीक है, इतना ध्यान में रखना। DAP भी, ए ऑप्शन तो यहाँ पे करेक्ट जाएगा, पर DAP की अगर अपन बात करें
तो H3PO4 से अमोनिया गैस पास कराते हैं, ठीक है, इतना आपसे कम पूछने के चांस है। पर H2SO4 वाला इंपॉर्टेंट है, पहला वाला पॉइंट आप बस याद रखो कि अगर रॉक फॉस्फेट में मिलाए सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 तो बन जाएगा आपका क्या, SSP बन जाएगा, ठीक है। और SSP क्या होता है, SSP आपका मोनो कैल्शियम फॉस्फेट होता है जो वाटर में सोल्यूबल है, साथ में इसमें जिप्सम भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो SSP के अंदर ही जिप्सम भी आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा 16% P2O5 और 12% सल्फर देखने को इसमें आपको मिलेगा। चलो भाई, विच स्पीसीज ऑफ अर्थवॉर्म इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर वर्मी कंपोस्टिंग इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। वर्मी कंपोस्ट करना है, कौन सा अर्थवॉर्म सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, एसिना फोइटिडा, ठीक है, एल टेरिस्टरिस, फेरिटिमा एलोंगेटा या यूड्रिलिस यूजाइन। आई होप ये आंसर भी पता होगा, आसान और फ्रिक्वेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एसिना फोइटिडा जनरली क्या किया जाता है, सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है किसमें, वर्मी कंपोस्ट को बनाने के लिए। उसके अलावा फेरिटिमा एलोंगेटा सेकंड नंबर पे आता है, जिसको सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जाएगा। व्हाट इज फर्टिलाइजर ग्रेड, क्या होता है भाई फर्टिलाइजर ग्रेड, इस तरीके से होता है कुछ, NPK, नाइट्रोजन PK, ऐसे, ये देखो ये ग्रेड है, और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ये रेशियो है, ठीक है। कुल मिला के अगर मैं ऐसे लिख दूं 20 10 10 दिस इज ग्रेड, और मैं ऐसे लिख दूं 2 1 1 दिस इज रेशियो, ठीक है। ग्रेड क्या होता है, ग्रेड मतलब आपका मिनिमम न्यूट्रिएंट कंटेंट, अगर हमने मान लो ये इसका ग्रेड है, हमने ये फर्टिलाइजर अगर सॉइल में डाला, तो अगर आपने 100 kg का ये फर्टिलाइजर डाला तो उसमें कम से कम 10-20 किलो नाइट्रोजन होगा, 10 किलो P2O5 होगा और 10 किलो ही K2O भी होगा, ये 10 ही है ना, K2O भी होगा, ठीक है। तो ये मिनिमम गारंटीड परसेंटेज है जो आपका डैश से रिप्रेजेंट कर रहा है, किससे, ये जो डैश मैंने बनाया डैश, ठीक है। तो याद रखना फर्टिलाइजर ग्रेड क्या है, मिनिमम गारंटीड परसेंटेज है किसका, न्यूट्रिएंट कंटेंट का जो फर्टिलाइजर में प्रेजेंट होता है, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा। इसी तरह डेफिनेशन ही थोड़ी ध्यान में रखना कि व्हाट इज ग्रेड, मिनिमम गारंटीड परसेंटेज ऑफ NPK। भाई पहले क्या होता था, नाइट्रोजन को NH4 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे, फॉस्फोरस को P2O5 और पोटास को K2O की फॉर्म में। पर धीरे धीरे कहा कि भाई ये इतनी सही बात तो है नहीं, ठीक है, नाइट्रोजन का चेंज कर दिया उन्होंने, N की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, और ये एक्सेप्टेड भी हो गया। पर P2O5 और K2O हम लोग अभी भी P2O5 और K2O की फॉर्म में ही इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है कि वो उसी फॉर्म में प्रेजेंट हो, पर पहले से चला आ रहा है तो चला ही आ रहा है। अच्छा भाई, नया क्वेश्चन, विच नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इज कंसिडर्ड अनसूटेबल फॉर मिक्सिंग विद लाइम ड्यू टू रिस्क ऑफ नाइट्रोजन लॉस थ्रू वोलेटिलाइजेशन। कह रहे इनमें से कौन सा नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर है जिसको लाइम के साथ नहीं मिलाना, ठीक है। कंपैटिबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर मिक्सचर, जो अलग अलग टाइप के फर्टिलाइजर हैं वो कितने आपस में क्या है, कंपैटिबल हैं, क्या है, कंपैटिबल है। तो भाई आपने एक प्रोसेस सुना होगा जिसको अपन बोलते हैं वोलेटिलाइजेशन। क्या होता है भाई ये प्रोसेस वोलेटिलाइजेशन का, देखो भाई वोलेटिलाइजेशन जल्दी से समझ लेते हैं। अगर सॉइल के अंदर अमोनियम फॉर्म नाइट्रोजन की ज़्यादा है, सॉइल के अंदर अमोनियम फॉर्म ज़्यादा है, और pH अगर बढ़ गया और टेम्परेचर भी बढ़ गया, तो ये एकदम परफेक्ट कंडीशन है कि भाई अमोनियम अब जो है अमोनिया गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अमोनियम का ये कोई काम नहीं कि भाई अमोनियम गैस में कन्वर्ट हो रहा है, अमोनिया का खुद का दिमाग नहीं कि वो क्या करेगा, जो सॉइल में कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग चलेगा वो। हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही ले जाए, हो सकता है अमोनियम को प्लांट अपटेक कर ले, हो सकता है कि नाइट्रिफिकेशन होकर नाइट्रेट बना दे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। पर अगर कंडीशन सूटेबल है कि भाई pH भी ज़्यादा था, टेम्परेचर भी ज़्यादा था, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि क्या हो जाए, अमोनिया गैस बन जाए। और अमोनिया गैस बनी तो वो सीधा एटमॉस्फेयर में स्केप करती है, वोलेटाइल गैस है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं वोलेटिलाइजेशन। कब होगा ये, जब क्या है, अमोनियम ज़्यादा है और pH ज़्यादा है, ठीक है। तो अमोनियम वाले जो फर्टिलाइजर हैं जैसे अमोनियम सल्फेट, ठीक है, तो ये अगर आपने इसमें अगर लाइम मिला दी तो भाई अमोनियम तो पहले से था, और अब आपने लाइम मिला के pH बढ़ा दिया, अब लाइम बढ़ा के pH बढ़ा दिया तो वोलेटिलाइजेशन लॉस के चांस भी बढ़ जाएंगे। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट जाएगा। डी ऑप्शन में देखो आपका कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, वो अच्छा फर्टिलाइजर है, उसमें ये चीज़ इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी जितना आपको अमोनियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड इन दोनों में जितना देखने को मिलेगा। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। चलो भाई जल्दी जल्दी पढ़ो इस क्वेश्चन को और इसका भी करो आंसर आप लोग। हाँ भाई, तो देखो ये वाला क्वेश्चन को अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 टर्म यहाँ लिखे हैं, फिलर क्या है, कंडीशनर क्या है, स्टेबलाइजर क्या है और कैटलिस्ट क्या है। तो अगर हम भाई बात करें फिलर क्या होता है, तो सबसे पहले आपको पता हो भाई फिलर क्या है। देखो नाम से समझ आ रहा होगा कि फिलर है मतलब मान लो कि आपके पास थोड़ा सा फर्टिलाइजर है
और इस थोड़े से फर्टिलाइजर को आपको अपने बहुत बड़े फील्ड में, बहुत बड़े खेत में डालना है, तो कैसे डालोगे? ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसके लिए इसमें कुछ इनर्ट सब्सटेंसेज मिलाए जाते हैं, जैसे कि सैंड मिलाते हैं, चारकोल मिला दिया। ठीक है, क्यों मिलाते हैं? क्योंकि भाई थोड़ा वॉल्यूम मेकअप करने के लिए। मेन रीजन क्या है कि हमें थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा देनी है, तो उसके लिए हम लोग सैंड वगैरह मिला देते हैं इसमें। तो वॉल्यूम मेकअप के लिए इसको हम करते हैं, क्योंकि थोड़ा कम था, अब वॉल्यूम मेकअप से क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो आप थोड़ा इजीली इसको क्या करोगे, ब्रॉडकास्ट आप इसको कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, फिलर हो गया। हाँ, ये भी ध्यान देना कि फिलर में जैसे सैंड वगैरह यूज किया तो इनर्ट सब्सटेंस यूज करते हैं। इनर्ट सब्सटेंस मतलब ये फर्टिलाइजर के साथ रिएक्ट नहीं करने चाहिए। सेकंड है कंडीशनर। भाई कंडीशनर क्या होता है यहाँ पे? भाई कंडीशनर मतलब जो फर्टिलाइजर की कंडीशन को अच्छा करके रखेगा। ठीक है, जैसे बालों में कंडीशनर लगाते हैं, ये सॉइल वाला कंडीशनर, ये सॉइल की फिजिकल कंडीशन अच्छी करेगा, उसकी हाइग्रोस्कोपिसिटी नेचर को कम करेगा। जो आपका फर्टिलाइजर मॉइस्चर की वजह से खराब हो रहा है वो खराब उतनी जल्दी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका जो राइट आंसर यहाँ जाएगा, कंडीशनर जाएगा, क्योंकि भाई इसकी प्रॉपर्टी अच्छी होगी तो लंबे टाइम तक आप इसको स्टोर कर सकते हो। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट जाएगा। टू रिड्यूस नाइट्रोजन वॉलेटिलाइजेशन लॉस इन FIM विच केमिकल प्रिजर्वेटिव इज कॉमनली यूज्ड। कह रहा है भाई FIM के अंदर देखो FIM में क्या होगा, ये हम लोग ने FIM बना रहे हैं, हम लोग FIM में क्या करें, काउडंग वगैरह बार बार ला के डाल रहे हैं और FIM बना रहे हैं। अब इसमें कई बार दिक्कत आ सकती है कि जो नाइट्रोजन है उसका लीचिंग लॉस हो सकता है। लीचिंग लॉस के अलावा वॉलेटिलाइजेशन लॉस क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, इसका वॉलेटिलाइजेशन लॉस भी हो सकता है। तो देखो इसको प्रिवेंट करने के लिए कि भाई नाइट्रोजन का लॉस कम से कम हो, तो हम इसमें क्या डालेंगे, यूरिया डालेंगे, सुपर फॉस्फेट डालेंगे, पोटेशियम क्लोराइड डालेंगे, या अमोनियम नाइट्रेट डालेंगे। तो भाई ध्यान रखना यहाँ पे हम लोग डालेंगे क्या, SSP एंड जिप्सम। ये दो केमिकल का नाम है, आपको पता होना चाहिए। FIM में न्यूट्रन लॉस से बचाने के लिए SSP या फिर जिप्सम डाला जाता है। और एक और चीज़ ध्यान रखना, मैंने आपको बताया हुआ है, SSP के अंदर ही होता है मोनो कैल्शियम फॉस्फेट प्लस जिप्सम। ये आपका क्या है, ये पूरा आपका SSP है। ठीक है, तो कुल मिला के जिप्सम का मेन यूज हो रहा है नाइट्रोजन का लॉस बचाने के लिए। ठीक है, तो FIM से न्यूट्रन अगर हमें बचाना है तो SSP और जिप्सम को डालना पड़ेगा। अजोला नाइट्रोजन फिक्सिंग फर्न इज प्राइमरली यूज्ड इन। कह रहे भाई अजोला जो होता है वो किस में यूज किया जाता है, इनलैंड एरिया जहाँ रेनफॉल ज़्यादा है, लोलैंड कंडीशन जहाँ पानी खड़ा रहता है, सैंडी सॉइल में, या फिर एरिड रीजन में। तो ये देखो भाई अजोला दिख रहा होगा, छोटा सा है। ठीक है, ये अजोला ही है भाई। अजोला आपका टेरिडोफाइट्स में आता है ना। ब्रायोफाइट पता होगा कि बहुत पुराने जो प्लांट्स होते हैं वो ब्रायोफाइट्स में आते हैं, फिर थोड़ा एडवांस हो गए तो टेरिडोफाइट आ गए, उससे भी एडवांस हो गए तो जिम्नोस्पर्म आ गए, और सबसे एडवांस जो होते हैं वो होते हैं एंजियोस्पर्म, जो फ्लावर वाले प्लांट होते हैं। हर प्लांट में फूल नहीं खिलता क्योंकि हर प्लांट एंजियोस्पर्म नहीं होता। ठीक है, एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं, फूल आते हैं। पर ये आपका क्या है, ये टेरिडोफाइट्स के अंदर आते हैं, और टेरिडोफाइट्स में ज़्यादातर फंस वगैरह आते हैं। ठीक है, अजोला है ये। अच्छा भाई, इतनी बात तो हो गई। अब देखो ये अजोला क्या करता है, ये ब्लू ग्रीन एल्गिया साइनोबैक्टीरिया के साथ मिलके नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ब्लू ग्रीन एल्गिया साइनोबैक्टीरिया के साथ मिलके अजोला नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ब्लू ग्रीन एल्गी सी की छोटी छोटी लीफ कैविटी में रहता है। ठीक है, और कहाँ रहता है ये रहता है वाटर लॉगिंग कंडीशन या स्टैंडिंग वाटर में। ठीक है, आपको ओडिशा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, वहाँ पे थोड़ा बहुत हो सकता है देखने को मिल जाए। अजोला एज ए बायो फर्टिलाइजर भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, पानी जो आपका स्टैंडिंग वाटर है, स्पेशली राइस के केस में, वहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा अजोला। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा। फाइनली ग्राउंडेड रॉक फॉस्फेट इज यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर। आपको ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई रॉक फॉस्फेट के अंदर 30 से लेकर 38% का P2O5 देखने को मिलेगा। इन बेंगलोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग द लॉस ऑफ अमोनिया इज। कह रहे बेंगलोर मेथड में अमोनिया का जो लॉस है वो ज़्यादा होगा, नेग्लिजिबल होगा, ठीक है, या थोड़ा बहुत होगा, या बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो भाई देखो इंदौर मेथड में हम क्या करते हैं, हीप बनाते तो बेंगलोर मेथड में भी है, पर इंदौर मेथड में वो हीप खुला ही रहता है, और बेंगलोर मेथड में उसको हम लोग ऊपर से प्लास्टर कर देते हैं, काउडंग की स्लरी से ऊपर से बंद कर देते हैं हम इसमें। ठीक है, किसमें, बेंगलोर मेथड में। फ़ायदा क्या होगा इस चीज़ से, भाई फ़ायदा इस चीज़ से ये होगा, न्यूट्रिएंट लॉस बच जाता है। न्यूट्रिएंट जो लॉस है, स्पेशली नाइट्रोजन की बात करें तो लॉस जो है कम होगा, क्योंकि वो एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। पर इंडोर मेथड में न्यूट्रिएंट लॉस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। पर इंडोर मेथड आपका सिर्फ 4 से 5 महीने में होता है तैयार, और बेंगलोर मेथड में टाइम लगता है, 6 से लेकर 8 महीने लग जाते हैं कंपोस्ट बनने में। तो यहाँ पे जो आपका लॉस है वो नेग्लिजिबल होता है अगर हम बात करते हैं बेंगलोर मेथड की, इसीलिए बेंगलोर मेथड को सुपीरियर मेथड भी हम लोग कह देते हैं।
गुआनो अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर इज अ प्रोडक्ट ऑफ, कह रहे हैं कि भाई गुआनो क्या होता है, बर्ड का एक्सक्रीटा है, फिश का वेस्ट है, कैटल मैन्योर को बोलते हैं, या कोई ग्रीन वेस्ट है। तो भाई देखो गुआनो क्या है, कॉन्सेप्ट सारा यहाँ पे यही है कॉन्सेप्ट कि भाई कुछ भी वेस्ट मटेरियल हो जिसकी थोड़ी सी भी न्यूट्रिएंट अगर उसमें अगर प्रेजेंट है तो भाई उसको वेस्ट ना जाने दिया जाए, उसका यूज किया जाए। ठीक है, तभी तो भाई सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का काम चलेगा, तभी तो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचेगा जब हम चीज़ों को रीयूज करेंगे या वेस्ट नहीं जाने देंगे। गुआनो की बात करें तो भाई गुआनो एक बर्ड का नाम है। ठीक है, ये आपकी क्या है, एक बर्ड है, पेंगुइन जैसी दिखती है बर्ड, जिसका नाम है गुआनो, और जिसके ड्राइड एक्सक्रीटा में भी अच्छा खासा न्यूट्रिएंट कंटेंट है, 7 से 9 8% तक नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस भी 5 से आपका 11 से 14% है, और K2O भी 2 से 3% है। तो काफ़ी अच्छा न्यूट्रिएंट कंटेंट देखने को मिलता है। पर हाँ, ये बर्ड जो है वो इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, तो फिर गुआनो भी थोड़ा कम इस्तेमाल इसलिए किया जाता है। कि अभी प्रेस मड प्रोड्यूस बाय द शुगर इंडस्ट्री इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर, प्रेस मड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। चलो मैं इसमें एक ऑप्शन चेंज कर रहा हूँ, प्रेस मड का इस्तेमाल पूछा है, डी ऑप्शन जो आपका यहाँ पे है, डी ऑप्शन में हम लिखते हैं ऑल ऑफ दी अबव, डी ऑप्शन लिखते हैं हम ऑल ऑफ दी अबव। अब बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या जाएगा, क्या मैंने डी ऑप्शन लिख दिया इसलिए कहीं डी तो नहीं चला जाएगा या और कुछ जाएगा। देखो कह रहे हैं कि भाई प्रेस मड को हम लोग फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं, सॉइल को एमिलिडोट या एसिडिक सॉइल को ठीक करने के लिए यूज कर सकते हैं, नाइट्रोजन की एप्लीकेशन सप्लाई करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। प्रेस मड क्या होता है, देखो जब शुगर केन के जूस से शुगर बनता है, क्या बना रहे हैं हम, चीनी बना रहे हैं, शुगर केन के जूस से जब शुगर को बनाते हैं तो शुगर केन के जूस को फिल्टर करते हैं, छाना जाता है, छानने के बाद जो प्योर शुगर कैन जूस है उसको तो हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे शुगर बनने के लिए। पर जो हमने फिल्टर किया और ये आपका जो नीचे सेटल हो गया थोड़ा बहुत मटेरियल शुगर कैन के जूस से, वही आपका सुखाने के बाद प्रेस मड बनाया जाता है। ठीक है, और प्रेस मड की खास बात क्या है, डी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट अप चला जाएगा कि भाई इसमें नाइट्रोजन भी होगा, फॉस्फोरस भी होगा, पोटास भी है, और मेन चीज़ इसमें लाइम भी है। ठीक है, ध्यान में रखना कि जो प्रेस मड है इसको एज ए लाइमिंग मटेरियल भी यूज किया जाता है, उसके अलावा सेलाइन सोडिक सॉइल में भी कई बार इसका यूज किया जाता है। तो ये है क्या, प्रेस मड है, इसको फिल्टर केक भी कहा जाता है। हाँ चलो, ये तो हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोस्टिंग मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव एट मिनिमाइजिंग अमोनिया लॉस व्हाइल मेंटेनिंग हाई नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी, कि भाई कौन सा मेथड है जिसमें न्यूट्रिएंट आपका कम लॉस होगा। तो बैंगलोर मेथड है जिसमें न्यूट्रिएंट की लॉस क्या होगी, कम होगी। अब कह रहे हैं कि विच नाइट्रोजन फिक्सिंग लेग्यूम, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑफन यूज्ड फॉर ग्रीन मैन्यूरिंग हैज द एबिलिटी टू ग्रो इन बोथ फ्लडेड एंड वेल ड्रेन सॉइल। कह रहे हैं कि भाई कोई एक ग्रीन मैन्योर ऐसा होता है जिसको आप चाहो तो ड्रॉट कंडीशन में ग्रो कराओ, जिसको आप चाहो तो फ्लडिंग कंडीशन में भी ग्रो करा सकते हो। तो कौन सा होता है, काउपी, सेसबेनिया, क्लवर या फिर ल्यूसर्न। देखो एक तो सनेम भी होता है, पर सनेम की अगर जैसे बात करी जाए, क्रोटोलेरिया जेंसिया, तो ये आपका मोस्टली ड्रॉट पर्पज वाली जगह के लिए सूटेबल है, एरिड रीजन, सेमी एरिड एरिड रीजन के लिए एकदम बढ़िया है। पर वाटर लॉक कंडीशन में सनहेम्प ग्रो नहीं कर पाता, सेंसिटिव है, वाटर लॉक कंडीशन में नहीं हो पाएगा। ठीक है, ढेंचा की बात करते हैं, ढेंचा इज वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप, इसी का नाम होता है क्या, सेसबेनिया एक्यूलेटा। और ढेंचा की ही खास बात है क्या कि भाई ढेंचा आपका वाटर लॉग में भी ग्रो कर जाता है, जैसे राइस की केस में भी इजीली ग्रो कर सकते हैं ढेंचा, और आपका ड्रॉट कंडीशन में भी ग्रो कर सकता है, सेलाइन सोडिक सॉइल में भी ढेंचा इजीली ग्रो कर सकता है। तो काफ़ी वाइड क्या है इसकी, वाइड रेंज है जिसमें ये ग्रो कर सकता है, इसलिए इसको बहुत अच्छा ग्रीन मैन्योर क्रॉप माना जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सेसबेनिया एक्यूलेटा या ढेंचा जो है राइट आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ यूजिंग सीवेज स्लज एज एन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। सीवेज स्लज जो भी म्यूनसिपल वेस्ट वगैरह है, जो सीवेज स्लज है ना, कह रहे कि ये आपका मेन दिक्कत इसके साथ क्या देखने को मिलती है कि इसमें पोटेशियम ज़्यादा है, या इसमें हैवी मेटल ज़्यादा है और टॉक्सिक कंपाउंड ज़्यादा है, या फिर नाइट्रोजन कम है, या ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा है। तो भाई सीवेज स्लज के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट दिक्कत देखने को मिलती है वो मिलती है क्या हमें, हैवी मेटल्स की। हैवी मेटल वगैरह का कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है, और हैवी मेटल हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, टॉक्सिक नेचर के होते हैं, कुछ कुछ तो दिमाग भी खराब कर देते हैं इंसानों का। ठीक है, तो हैवी मेटल स्पेशली जापान में बीच में यहाँ पे मिनी माता डिसीज जो है जापान में देखने को मिली थी। क्यों, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं और वो सारा वेस्ट मटेरियल अपना रिवर वाटर में डायरेक्ट बिना ट्रीट के डाल देती है, तो उस वजह से कई बार हैवी मेटल का कॉन्टेमिनेशन आ जाता है। तो यहाँ जो राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन ही आपका जाएगा। जैसे मिनी माता डिसीज है, मरकरी की टॉक्सिसिटी से देखने को मिलती है, ये हैवी मेटल है। ठीक है, सेकंड ब्लू बेबी सिंड्रोम भी मैंने मेंशन किया है, पर वो हैवी मेटल की डिसीज नहीं है, नाइट्रेट इज नॉट अ हैवी मेटल। ठीक है, पर हाँ याद करने के लिए कि ये भी आपका न्यूट्रिएंट से हो रहा है, इसलिए मेंशन किया है ब्लू बेबी सिंड्रोम। किससे होगा, नाइट्रेट की टॉक्सिसिटी से। अगर पानी में 10 mg पर केजी या फिर
10 ppm से ज़्यादा नाइट्रोजन या नाइट्रेट हो गया तो फिर ब्लू बेबी सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं। तो भाई ये था आज का सेशन, बाकी अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। बाकी आपसे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।